बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. मोहतरम वालदैन, असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंग्लिश 7 की वीडियोस बनाने का अमल जारी है और ये इंग्लिश 7 का जो सिलेबस है इसका ताल्लुक़ ईडन गार्डन स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस से है। इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो हम इससे पहले यूनिट नंबर 3 जो लेसन है नो फॉर एवरीथिंग, तो इसकी ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। नो फॉर एवरीथिंग, तो आप पेज नंबर 21 निकालिए। तो इसके ऊपर एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स हमने देने हैं। इसके लिए हमने बच्चों को प्रैक्टिस करवाई और साथ नोट्स दिए हैं आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप ऑनलाइन स्टडी में अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। तो आइए इस चैप्टर को हम देखते हैं, नो फॉर एवरीथिंग। तो इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं नोट्स के अंदर। कोर्टियर दरबारी, नेग्लिजेंट परवाह ना करने वाला, गफलत करने वाला। वेपन हथियार, ट्रायरर खजानची जिसके पास ख़जाना होता है। रोगिश नाअहल या शरीर। मर्सी रहम। कनिंग मक्कार। एनाय नाराज़ करना। ब्लंट साफ गो। गेट रिड ऑफ निजात पाना, छुटकारा हासिल करना। तो यहाँ से हमारा असल मकसद था क्वेश्चन के आंसर्स देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सुल्तान खान एंड हाउ डिड ही वेंट टू इंक्रीज हिज इन्फ्लुएंस। सुल्तान खान किस किस्म का शख्स था और उसने किस तरह से अपने असर रसूख को बढ़ाया। तो इसका आंसर है सुल्तान खान वाज ए वेरी कनिंग मैन। सुल्तान खान एक बहुत मकार शख्स था, बड़ा चालाक शख्स था। ही वांटेड हिज सन टू बी गिवन सम पोस्ट इन द रॉयल कोर्ट। वो चाहता था कि शाही दरबार के अंदर उसके बेटे को कोई ओहदा मिल जाए, टू इंक्रीज़ हिज इन्फ्लुएंस, और इस तरह से वो अपना जो असर रसूख है उसको बढ़ा सके। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज सुल्तान खान प्लीज्ड वन डे व्हेन अकबर सीम्ड स्लाइटली डिसप्लीज्ड विद बीरबल। एक दिन जब बादशाह बीरबल से कदरे थोड़ा सा नाराज़ हो गया तो सुल्तान खान क्यों खुश हुआ। आंसर, सुल्तान खान वांटेड टू अपॉइंट हिज रोगिश सन टू द पोस्ट ऑफ द ट्रायर। जो सुल्तान खान था वो चाहता था कि उसका जो नाअहल बेटा है उसको ख़जाने की का जो ओहदा है वो दिलवा दे। व्हेन ही सीम्ड अकबर इज़ डिसप्लीज्ड विद बीरबल, जब उसने देखा कि बीरबल से जो बादशाह अकबर है वो नाराज़ है। ही थॉट इट इज़ ए गुड टाइम टू डाइवर्ट, DIVERT, डाइवर्ट एम्परर्स माइंड। तो उसने सोचा कि ये ऐसा वक्त है कि जो शहनशाह का जहन है उसको तब्दील किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सुल्तान खान सजेस्ट टू अकबर टू पनिश बीरबल। सुल्तान खान ने अकबर को बीरबल को सज़ा देने के लिए क्या बात तजवीज़ की। आंसर, सुल्तान खान सजेस्टेड टू अकबर दैट डोंट पे अटेंशन टू बीरबल टूडे। सुल्तान खान ने अकबर को तजवीज़ की कि वो बीरबल की तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दे, एंड से नो टू वट एवर बीरबल सेज, और बीरबल जो भी कहे उसको जवाब में नो यानी नहीं कहे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज बीरबल लेट फॉर द कोर्ट। बीरबल को दरबार में आने से देर क्यों हो गई। आंसर, हिज वाइफ वाज नॉट वेल, उसकी बीवी ठीक नहीं थी, सो ही वाज लेट, लिहाजा वो उसे देर हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ इफेक्टिव वेपन टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट द रोगिश एंड कनिंग पीपल। शरीर और मकार लोगों के खिलाफ अपना दफा करने के लिए आपके पास कौन सा हथियार है। आंसर, विजडम एंड टॉलरेंस, अक्लमंदी, जहानत और बर्दाश्त आर द इफेक्टिव वेपन्स। ऐसे मौसर हथियार हैं टू डिफेंड योर सेल्फ जिनके ज़रिए आप अपना दिफा कर सकते हैं अगेंस्ट द रोगिश एंड कनिंग पीपल, शरीर और मकार लोगों के खिलाफ। विजडम एंड टॉलरेंस आर द इफेक्टिव वेपन्स टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट द रोगिश एंड कनिंग पीपल। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चंस के आंसर। अब हम एक्सरसाइज में पेज नंबर 21 पे आइए और इसके ऊपर बी पार्ट को हम देखते हैं। पेज नंबर 21 जी, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें वाज़ेह नज़र आ सके। जी स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के आंसर हम कर चुके हैं। आगे आ गया बी पार्ट,
फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विद दीज मीनिंग्स। पैसेज के अंदर नीचे कुछ मतलब दिए गए हैं, मीनिंग दिए गए हैं, तो उनके वर्ड तलाश करें। द नंबर्स इन ब्रैकेट्स रेफर टू द पैराग्राफ्स इन विच दीज वर्ड्स अकर। तो ये एक लाइन दी गई है, तो इसको पढ़ के इसके रिलेटेड वर्ड अपने पैराग्राफ में से निकालना है, जो कि पैराग्राफ का साथ नंबर दिया गया है। यानी एक लाइन दी गई है, जैसे ये है नंबर 1, टू कॉज समवन टू बिलीव व्हाट इज़ नॉट ट्रू। तो इसको अपने गौर से समझना है। और पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर, पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर ये जो तर्जमा किया गया है, इसका वर्ड लिखा हुआ है, वो वर्ड अपने तलाश करना है। तो बेसिकली ये आपके करने का काम है, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है नंबर 1, टू कॉज समवन टू बिलीव व्हाट इज़ नॉट ट्रू। किसी शख्स को ऐसी बात का यकीन दिलाना जो हकीकत में दुरुस्त नहीं। तो ये जो फ़िक्रा है, इसका जो असल वर्ड है वो पैराग्राफ नंबर 1 में दिया गया है। तो हमें जाना पड़ेगा स्टोरी के अंदर। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास स्टोरी नहीं है, तो आपने अपना पेज खोलना है, नो फॉर नथिंग, जहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन दी गई है। तो पैराग्राफ को आप गौर से पढ़ेंगे तो इस लफ्ज़ का जो मतलब है वो आपको समझ में आ जाएगा। जी, टू कॉज समवन टू बिलीव व्हाट इज़ नॉट ट्रू, तो पैराग्राफ 1 के अंदर ही आपको मिल जाएगा। किसी शख्स को ऐसी बात का यकीन दिलाना जो कि दुरुस्त नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चालाकी या मक्कारी। तो यहाँ पे आंसर आएगा कनिंग, CUNNING, कनिंग। तो यह पैराग्राफ के अंदर पढ़ के गौर कीजिए कि इसका मतलब कहाँ आपको मिलेगा। नंबर 2, द मेल रूलर ऑफ एन एम्पायर, किसी सल्तनत का जो मेल रूलर होता है, मर्द हुक्मरान होता है, उसको क्या कहते हैं। ये तो वैसे भी हमें आंसर आ सकता है, लेकिन आप पैराग्राफ नंबर 1 में जब तलाश करेंगे तो इसका आंसर है एम्परर, EMPEROR, एम्परर। नंबर 3, रिलेटिंग टू अ किंग और क्वीन, बादशाह और या मलका के साथ जिसका ताल्लुक़ होता है। ऐसे लोग जो बादशाह या मलका से मुताल्लिक़ होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे। ये भी पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उनको कहते हैं कोर्टियर, COURTIER, कोर्टियर यानी दरबारी। दरबार के अंदर जो बादशाह या मलका की सर्विस के लिए मौजूद होते हैं। नंबर 4, टू से दैट समवन इज़ गुड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, ये कहना कि कोई शख्स किसी ख़ास काम के लिए ठीक है। यानी आप कहते हैं जनाब ये फ़लाँ शख्स जो है ना, ये फ़लाँ काम के लिए ठीक है। तो इसको भी पैराग्राफ नंबर 1 में देखेंगे तो यहाँ पे लफ्ज़ है रिकमेंड, RECOMMEND, रिकमेंड, किसी बंदे को रिकमेंड करना कि ये शख्स इस काम के लिए ठीक है। तो इसका आंसर होगा रिकमेंड, RECOMMEND। नंबर 5, प्लेजेंट एंड अम्यूजिंग बट लुकिंग एज इफ दे माइट डू समथिंग रॉन्ग। प्लेजेंट एंड अम्यूजिंग, खुशगवार और मज़ा देने वाले, बट लुकिंग एज इफ दे माइट डू समथिंग रॉन्ग, लेकिन ऐसे लगे जैसे ये कोई कुछ गलत ना हो जाए। तो इसको हम कहते हैं डिलाइटेड, DELIGHTED, डिलाइटेड। ये पैराग्राफ नंबर 2 में आपको वर्ड मिल जाएगा। नंबर 6, समवन हु लुक्स आफ्टर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, कोई एक ऐसा शख्स जो किसी अहम शख्स की देखभाल करता है। यानी एक अहम शख्स है, एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उसकी जो देखभाल करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं अटेंडेंट, ATTENDANT, अटेंडेंट। ये पैराग्राफ नंबर 2 में आपको वर्ड मिल जाएगा। नंबर 7, वेरी प्लीज्ड, तो इसका नंबर 6 में आपको मिल जाएगा हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। नंबर 3 एक्सरसाइज, फाइंड वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड दैट मीन द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। टेक्स्ट के अंदर वर्ड्स तलाश कीजिए। ये भी आपने इसी तरह से टेक्स्ट के अंदर ये 7 पैराग्राफ के नंबर दिए गए हैं, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 3। तो आपने वर्ड तलाश करने हैं, ये मतलब दिए गए उनके जो कि अपोजिट हैं उनके। तो फाइंड वर्ड्स इन द टेक्स्ट दैट मीन द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, द नंबर्स इन ब्रैकेट्स रेफर टू द पैराग्राफ इन विच दीज वर्ड्स अकर। तो ये मीनिंग दिए गए अपोजिट में। तो इनके जो असली वर्ड हैं, अपोजिट वर्ड हैं, वो दिए गए हैं पैराग्राफ के अंदर। तो ये ग्रेटली है, तो पैराग्राफ नंबर 2 में आप तलाश करेंगे तो इसका आपको वर्ड मिलेगा स्लाइटली। ग्रेटली होता है बहुत बड़ा, स्लाइटली होता है हल्का सा।
SLIGHTLY, डिसप्लीज्ड नाराज, तो इसका मिलेगा आपको डिलाइटेड, DELIGHTED। पैराग्राफ नंबर 2 में तलाश करें तो डिसप्लीज्ड का आपको अपोजिट वर्ड मिलेगा डिलाइटेड। नंबर 3 केयरफुल, पैराग्राफ 2 में तलाश करें तो इसका आंसर आपको मिलेगा, केयरफुल का मतलब होता है मुख्तात, इख्तियात करने वाला, तो इसका मिलेगा आपको नेग्लिजेंट, NEGLIGENT, नेग्लिजेंट, जो इख्तियात नहीं करता। नंबर 4 पोलाइटली, पैराग्राफ 4 में आप तलाश करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा, पोलाइटली होता है नरमी से, BLUNTLY, ब्लंटली, सख्ती के साथ। नंबर 5 इर्रेगुलर, नंबर 4 पैराग्राफ में तलाश करेंगे तो इसका आपको वर्ड मिलेगा रेगुलर, बेकायदा और बाकायदा, REGULAR। नंबर 6 क्रूएलिटी, जुल्म सितम, पैराग्राफ नंबर 3 में आप तलाश करेंगे तो आपको आंसर इसका मिलेगा मर्सी, MERCY, मर्सी यानी रहम। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 22 के ऊपर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। यूज ऑफ इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल, इन्वर्टेड कोमास को उर्दू में कहते हैं उल्टे कोमे, यानी ये वाले, ये जो ना उल्टे कोमे इनको कहते हैं, इन्वर्टेड कोमास कहते हैं इनको, ये किसी वर्ड के साथ आप लगाते हैं। यू माइट हैव नोटिस इन नो फॉर एवरीथिंग, आपने गौर किया कि ये नो फॉर एवरीथिंग के इर्द गिर्द ये कोमे लगे हुए हैं। दैट देयर वाज ए लॉट ऑफ डायलॉग और डायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे बहुत सारी डायलॉग भी इस्तेमाल हुआ है, गुफ्तगू इस्तेमाल हुई है मुख्तलिफ लोगों की, और डायरेक्ट स्पीच भी इस्तेमाल हुई है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जिसमें दो लोगों को, जो ज़्यादा लोगों को आपस में बात करते दिखाया गया हो। इन डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच होती है, बराह रास्त गुफ्तगू होती है, वी आर टोल्ड एग्जैक्टली व्हाट पीपल से टू ईच अदर, तो हमें ये बताया जाता है कि लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। टू मार्क डायरेक्ट स्पीच या बराह रास्त गुफ्तगू को मार्क करने के लिए राइटर्स यूज़ इन्वर्टेड कोमास, राइटर इन्वर्टेड कोमास यूज़ करते हैं, और कोटेशन मार्क्स, या इनको कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। कोटेशन मार्क्स कैन बी सिंगल, ये सिंगल भी हो सकते हैं इस तरह से, एक कोमा ये, एक कोमा ये, एक सीधा कोमा, एक उल्टा कोमा, इसको इन्वर्टेड कोमास कहते हैं, कोटेशन मार्क भी कहते हैं। और डबल, ये डबल भी हो सकते हैं। सेपरेट द रिपोर्टिंग फ्रेजेस, ये रिपोर्टिंग फ्रेजेस को अलहदा करते हैं, सच एज ही सेड और शी क्राइड फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच बाय यूजिंग ए कोमा, तो कोमा को यूज़ करके ये जो रिपोर्टिंग फ्रेजेस होती हैं उनको अलहदा करते हैं। पंक्चुएट द सेंटेंसेस टू मार्क द डायरेक्ट स्पीच, तो ये बेसिकली तो क्लास के अंदर आपको सिखाने वाली चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमने पंक्चुएशन करनी है, जो जो भी मार्क्स यहाँ पे लगने हैं वो लगाने हैं। तो ये नंबर 1 है, यू आर राइट माई लॉर्ड सुल्तान खान एग्रीड, तो सबसे पहले तो जो यू है इसका वाई को कैपिटल करेंगे, YOU, वाई कैपिटल, यू आर राइट, तो राइट के आगे आप यहाँ पे नीचे कोमा लगाएंगे, यू आर राइट का वाई कैपिटल, और राइट के आगे यहाँ पे कोमा लगाएंगे, और आगे जो माई लॉर्ड का M है इसको कैपिटल करेंगे, माई का M कैपिटल करेंगे, लॉर्ड का L कैपिटल करेंगे, और इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है, एक ये आई की तरह का लफ्ज़ ऐसे, और उसके नीचे नुक्ता, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो वाई कैपिटल हो गया, यू आर राइट, यहाँ पे नीचे कोमा आ गया, माई का M कैपिटल, लॉर्ड का L कैपिटल, आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और सुल्तान खान एग्रीड आगे एंड पे फुल स्टॉप, ये आगे ठीक है। नंबर 2, वाई डू यू कम लेट ही सेड, वाई का W आप कैपिटल करेंगे, वाई डू यू कम लेट, और कम लेट के एंड पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के नीचे लगाएंगे कोमा, आगे ही सेड, तो ये पूरा सही हो जाएगा। नंबर 3, सुल्तान खान सेड दिस इज़ द राइट टाइम टू डाइवर्ट हिज माइंड, सुल्तान खान सेड के आगे यहाँ पे लगाएंगे कोमा, और दिस का T कैपिटल करेंगे, और ऊपर हम लगाएंगे इन्वर्टेड कोमास, दिस इज़ द राइट टाइम टू डाइवर्ट हिज माइंड। नंबर 4, ही सेड टू हिज लॉर्ड आई बेग योर मर्सी, ही का H कैपिटल करेंगे, ही सेड टू हिज लॉर्ड, यहाँ पे कोमा लगाएंगे, आई बेग योर मर्सी के ऊपर इन्वर्टेड कोमास, एक कोमा ऊपर, और यहाँ पे एक कोमा एंड पे लगाएंगे। नंबर 5, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर मे आई बी अलाउड टू गो होम, तो द T कैपिटल करेंगे, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, ये नीचे कोमा आएगा, मे आई बी अलाउड टू द गो होम, ये मे के ऊपर एक कोमा और होम के एंड पे एक कोमा। नंबर 6, ही सेड गो एंड सी हु इज़ एट द डोर, ही का H कैपिटल, ही सेड, H कैपिटल, सेड के आगे नीचे कोमा लगाएंगे,
और गो एंड सी हु इज़ एट द डोर, गो से पहले ऊपर इन्वर्टेड कोमा और एंड पे भी इन्वर्टेड कोमा। नंबर 7, कम इन, शी सेड आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू। कम इन के इर्द गिर्द आप इन्वर्टेड कोमाज लगाएंगे, एक कोमा नीचे लगाएंगे। शी सेड के आगे फिर यहाँ पे कोमा लगाएंगे। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू को भी आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर कर देंगे। नंबर 8, शी सेड ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ माई कंप्यूटर। शी सेड में एस कैपिटल करेंगे, शी सेड के आगे कोमा लगाएंगे, आगे इन्वर्टेड कोमा में ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ माई कंप्यूटर और एंड पे भी इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। नंबर ई, नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट द स्टेटमेंट्स इन डायरेक्ट स्पीच। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको डायरेक्ट स्पीच में लिखें। तो ये जैसे हमने ये इनडायरेक्ट से इसको हमने डायरेक्ट स्पीच में बनाया, तो इसी तरह से ये भी आपको टीचर प्रैक्टिस करवाएंगे और आप इसको करेंगे। आगे आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, इसको भी जूम कर लेते हैं। ये समझने की चीज़ें हैं। फ्यूचर सिंपल सेंटेंस, पैसिव वॉइस। रीड द फॉलोइंग 2 सेंटेंसेस। नीचे 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको रीड करें। नंबर 1, द पीएन विल ओपन द गेट। चपड़ासी जो गेट कीपर होता है उसको पीएन कहते हैं। पीएन विल ओपन द गेट, चपड़ासी दरवाज़ा खोलेगा। नंबर 2, द गेट विल बी ओपन बाय द पीएन। दरवाज़ा चपड़ासी से खोला जाएगा। द फर्स्ट सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, जो पहला सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है। द सेकंड सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस और दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। नोट द डिफरेंस। अब आपने डिफरेंस देखना है। एक्टिव वॉइस में क्या हो रहा है, विल शैल का यूज़ हो रहा है प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, विल शैल का यूज़ हो रहा है प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा होता है एक्टिव सेंटेंस में, वो पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन जाता है। द पीएन विल ओपन द गेट, इसमें पीएन सब्जेक्ट है और द गेट ऑब्जेक्ट है, और जब इसको पैसिव वॉइस बना देते हैं, द गेट विल बी ओपन बाय द पीएन, तो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो चला गया ऑब्जेक्ट की जगह पे। रिमेंबर ऑलवेज यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव। पैसिव में हमेशा अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। दरअसल जो सेंटेंसेज हैं इनको पैसिव वॉइस में चेंज करें। नंबर 1, द गर्ल विल विन द मैच। द गर्ल विल विन द मैच, लड़की मैच जीतेगी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये बन जाएगा द मैच विल बी वॉन बाय द गर्ल। तो यहाँ पे जो गर्ल है सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैच जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस बनाते हुए ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। द गर्ल विल विन द मैच विल बी वॉन बाय द गर्ल। नंबर 2, माई फादर विल राइट अ लेटर। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा अ लेटर विल बी रिटन बाय माई फादर, और एंड पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। नंबर 3, आई विल कॉन्कर हिम, मैं उसको फतह करूँगा। ही विल बी कॉन्कर्ड बाय मी, वो मुझसे फतह हो जाएगा। नंबर 4, द पुलिस विल कैच द थीफ, पुलिस चोर को पकड़ेगी। द थीफ विल बी कॉट बाय द पुलिस, फुल स्टॉप। नंबर 5, आई शैल बाय अ कार, तो इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस ए कार विल बी बॉट बाय मी। नंबर 6, दे विल स्कोर 60 रन्स, वो 60 रन स्कोर करेंगे। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो बनेगा 60 रन्स विल बी स्कोर्ड बाय देम। और आगे आ गया नंबर 7 पे, इकरा विल ओपन द डोर, द डोर विल बी ओपनड बाय इकरा। नंबर 8, वी शैल सेल देयर मोटरसाइकिल, देयर मोटरसाइकिल विल बी सोल्ड बाय अस। नंबर 9, द हंटर विल शूट द लायन, द लायन विल बी शूट बाय द हंटर, शूट की थर्ड फॉर्म भी शूट होगी। नंबर 10, आवर टीचर विल टीच अस इंग्लिश, वी विल बी टॉट इंग्लिश बाय आवर टीचर। और नंबर 11, दे विल ओबे द लॉ, वो कानून को ओबे करेंगे, कानून की पासदारी करेंगे। द लॉ विल बी ओबेड बाय देम।
दे देम में चेंज हो जाएगा। नंबर 12, ही विल पोस्ट अ लेटर विल बी पोस्टेड बाय हिम, तो ही हिम में चेंज हो जाएगा। नंबर 13, आई शैल हेल्प माई फादर विल बी हेल्प बाय मी, आई मी में चेंज हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। नंबर 14, शी विल राइट अ स्टोरी विल बी रिटन बाय हर। An important point, students must know when to use the active voice and when to use the passive voice। स्टूडेंट्स को ये बात समझ लेनी चाहिए कि कहाँ उन्होंने एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करना है, कहाँ उन्होंने पैसिव वॉइस इस्तेमाल करना है। द एक्टिव वॉइस इज यूज व्हेन द डोयर ऑफ द एक्शन इज टू बी मेड प्रोमिनेंट। एक्टिव वॉइस तब इस्तेमाल होता है जो एक्शन करने वाला होता है, डोयर ऑफ द एक्शन, जो काम करने वाला होता है उसको प्रोमिनेंट करना हो। जमील विल हेल्प नदीम, अब ये दो लोग हैं तो इसमें जमील को प्रोमिनेंट करना है, तो जमील यहाँ पे हम जो है ना इसको एक्टिव वॉइस में लिखें, जमील विल। द पैसिव वॉइस इज जनरली प्रेफर्ड व्हेन वी डू नॉट नो द डोयर और व्हेन इट इज़ क्लियर हु डोयर इज़। तो जब हमें डोयर का क्लियर ना हो तो फिर हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। माई पेन विल बी स्टोलन। तो जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारी आज की जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।